मुलाकात, और खास मुलाकात में आज फिर एक बार इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली में सर्द है, बारिश हो रही, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी कैसी है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने सिंह साहब को आमंत्रित किया है। आज अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता भी हुई है, भाजपा पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी जी पढ़े लिखे नहीं है, बीजेपी के आईटी सेल पर एफआईआर करेंगे, और कई महत्वपूर्ण घोषणा है। आरक्षण पर उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से जो प्रावधान है उसको लागू करेंगे, विदेश पढ़ने के लिए छात्रों को, जो गरीब छात्र होंगे उनको स्कॉलरशिप देंगे, इत्यादि इत्यादि। चलिए अब सिंह साहब से पूछते हैं क्या मिजाज है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में सर्दी तो बहुत हो गई है, बारिश भी हो रही है, लखनऊ में क्या हाल है और उत्तर प्रदेश में? स्वागत है सर। उत्तर प्रदेश में भी बाई एंड लार्ज दिल्ली जैसा ही माहौल है, और अच्छा। यहाँ भी बारिश हो रही है। इलाहाबाद में भी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, लखनऊ में भी है, बलिया में भी है जी। बाकी चुनाव की गर्मी आज अभी आधे घंटे में और बढ़ जाएगी, जब 6 चरण से लेके 8 चरण में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। हो सकता है हमारी आपकी बात हो रही हो तभी चुनाव की घोषणा हो जाए कि कै तारीख से होगी, कै तारीख से नामांकन होगा। जी जी, अखिलेश घोषणा यादव ने अखिलेश यादव ने अभी चुनाव की घोषणा के ठीक पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आपने अभी बताया, उसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये भी की कि जैसे पिछली बार उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लैपटॉप दिया था, उसी तरह इस बार अगर सपा की सरकार बनी तो सभी लड़कों को बिना किसी भेदभाव के लैपटॉप देंगे जो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर फेसबुक के माध्यम से ब्रेक हुई है। अच्छा। एक छत्तीसगढ़ के आवेश तिवारी जी हैं, बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं, भास्कर में रहे हैं, आजकल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपना यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक बात फेसबुक पर डाला है, अभी अभी 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले हमारी निगाह भाई दिवे गुजरा। उसमें उन्होंने कहा है कि योगी जी ने यह दावा किया है, मैं उस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो दावा किया है कि नड्डा जी से योगी जी ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के चुनाव प्रचार में कृपया मोदी जी का प्रोग्राम न लगाएं, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जी जी। अब चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश उन्होंने इसलिए नहीं कहा होगा क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, और काफी इधर बनारस गए हैं तो उन्होंने पूर्वांचल का नाम नहीं लिया, और अभी भी पूर्वांचल में टेस्ट भी नहीं हुआ है जिस तरह अभी पंजाब में हुआ या और जगह से जो खबरें आ रही, तो भी पूर्वांचल में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि वो आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जाए, तब पता चलेगा कि उनकी लोकप्रियता का आलम इस समय क्या है, पूरे देश में जिस तरह गिरावट हो रही है क्या उनकी गिरावट है कि नहीं। लेकिन योगी जी की बात अगर ये सही है आवेश तिवारी जी के फेसबुक के अनुसार, तो इससे दो बातें बहुत डॉक्टर साहब स्पष्ट हैं। एक तो ये स्पष्ट है कि मोदी जी की लोकप्रियता इस समय सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है उनको ये अंदेशा है कि अगर ये बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएंगे तो भाजपा की संभावनाएं और धूमिल होंगी। क्यों? क्योंकि किसान यहाँ के उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, उसी तरह जैसे पंजाब के किसान नाराज हैं। और इसका दूसरा एक निहितार्थ है, अगर प्रधानमंत्री इसके बावजूद जाते हैं और भाजपा की पराजय होती है तो इस बार खुलेआम इसका ठीकरा प्रधानमंत्री के सर फोड़ा जाएगा। इसके पहले क्या होता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जब हार जाते हैं तो इनके नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में गए थे, वहां की लोकल लीडरशिप के कारण हारे। लेकिन इस बार ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हारेंगे तो प्रधानमंत्री के कारण। और इसके कहने के पीछे एक तीसरा निहितार्थ भी है कि इतना डैमेज प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है कि अगर जो संभलेगा वो मेरी वजह से संभलेगा। जी। तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है सर? अब ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं आपसे, ये जो है वो जितनी बार भी आपने उत्तर प्रदेश में मुझसे बात की होगी, मैंने कहा कि भाजपा के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है और दिल्ली और लखनऊ में तलवारें खिंची हुई हैं।
अब उसमें जो लखनऊ के सिपह सालार हैं या दिल्ली के सिपह सालार हैं वो भी बटे हुए हैं। एक डेवलपमेंट और है, अभी चुनाव के पहले गडकरी जी ने भी उत्तर प्रदेश में अति सक्रियता दिखाई है। आपके इलाहाबाद में कई हजार करोड़ की योजनाएं घोषणा की है, बस्ती में किया है, और वो एक बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया अपनी घोषणाओं में, सभाओं में, बल्कि इलाहाबाद में तो एक द्व्यर्थी बात कर दी उन्होंने कहा कि योगी जी का जो अभी तक का सरकार का कार्यकाल रहा वो टेलर था, अब आगे आने वाली पिक्चर आप अगले मतलब जब फिर से सरकार बनेगी तब देखिएगा। अब इसका दोनों अर्थ है कि फिर से सरकार बनेगी तो देखिएगा, या केंद्र में हो सकता है कोई संभावित बदलाव की बात हो। तो पंजाब में जो हुआ है और जिस तरह मतलब वहां बाकी जो भी राजनीति हो रही हो, लेकिन वहां जिस तरह भीड़ जीरो थी, जिस तरह पूरे पंजाब के लोगों ने किसी को वहां जाने नहीं दिया, जिस तरह पंजाब में इसका विरोध है, उसको देखते हुए ये इनके अनुमान से ज्यादा जो है वो समझ लीजिए कि जो है बीजेपी को किसान आंदोलन से डैमेज हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड बहुत प्रभावित है। जी जी जी, उसमें एक बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कही है कि योगी जी तो सांड भी नहीं हटवा पाए हैं डिवाइडर पर से, तो क्या इस बार गौ माता वोट देगी कि वोट चरेगी? वोट चरेगी, क्योंकि सारी जगह के किसान बहुत ज्यादा परेशान है, गौ माता से ही नहीं परेशान है या गोवंश से ही नहीं परेशान है, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान, इलाहाबाद से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान आपके घोड़परास सोकाल नील गाय से परेशान है, जिसका नाम गाय रख दिया गया है। और अभी मैं पिछले दिनों बलिया अपने गांव गया था, हम लोगों के दरवाजे पर जितना भी जो है वो फल फूल पेड़ पौधा सब लगा था, सब जो है उन्होंने आगे तहस नहस हमारे जाने के 2 ही दिन बाद पहले किया था। और लोग इतना ज्यादा नीलगाय से परेशान है, इससे छुट्टा जानवरों से तो परेशान है ही, नीलगाय से भी बहुत परेशान है। तो ये जो दोनों गाय मिल करके वो उन्होंने इनके मन में एक घृणा भर दी है। और दूसरी बात इन्होंने जितने गौशालाएं बनाई हैं वहां बड़े पैमाने पर गायों की भूखमरी से मौत हो रही है, क्योंकि जिनको गौशालाएं सौंपी है वो प्रॉफिट मेकिंग में लगे हुए हैं, उनको गाय की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है, वो बजट जो है उधरस्थ कर रहे हैं, इसलिए गायों की संख्या में मरना भी जारी है। तो ये भी लोगों को लग रहा है कि ये ले जाके वहां गायों को रखने के नाम पर जो रखते हैं उसका बजट खा जाते हैं और गाय बड़े पैमाने पर मर रही हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। तो गाय को राजनीतिक पशु बना दिया गया है, तो इस बार वोट चढ़ने की संभावना है। जी, और यही नहीं, आपके सावरकर समग्र में सावरकर ने लिखा है कि गाय एक पशु है, इसको हम कभी माता मान ही नहीं सकते, उसको ये लोग खा गए हैं। सावरकर की बात इसको अब जो है ये नहीं जो है मतलब दोहराते कि सावरकर ने गाय पर क्या कहा है, हिंदुत्व पर तो कहते हैं लेकिन गाय पर क्या कहा है ये भी तो इनको सावरकर का सामने लाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पिक एंड चूज होगा, जो जहां आपको सूट करे वहां कोट कर दीजिए और जहां ना सूट करे उसको आप खा जाइए। जी, तो गाय के साथ नील गाय भी इनके लिए खतरे का द्योतक है। अब सोचिए आप, पिछली बार आपको याद हो तो बिहार में नीतीश कुमार ने बक्सर से लेके और पूरा गंगा बेल्ट में बाकायदे शिकारियों को लगा करके नील गायों को मरवाया था। वहां भी तो उनके साथ भी तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब यहाँ उत्तर प्रदेश में गाय भी पवित्र है और नील गाय भी पवित्र है, भले नुकसान तो चाहे गाय माता हुई और नील गाय मौसी। कह सकते हैं ऐसा, देश धर्म का माता है गाय, हमारी माता है। देश धर्म की ऐसी ऐसी नील गाय हमारी मौसी। सर, आखिर 10 साल समझ लीजिए कि 10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार लगातार, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी जी की 5 साल की सरकार है। आखिर ये जो वोट मांगेंगे किस मुद्दे पर मांगेंगे? गाय, गोवंश, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी विश्वविद्यालय के लड़के रात में रोज 11 बजे से 12 बजे तक या 10 बजे रात से 12 बजे रात तक रोज मोहल्ले मोहल्ले में नौकरी दो, बेरोजगारी दूर करो का जो है वो मसाल जुलूस और जो है वो क्या कहते हैं कैंडल जुलूस और नारेबाजी के साथ रात में निकाल रहे हैं, बेरोजगारी का ये
इन्होंने इतनी निष्पक्ष सरकार होने के बावजूद या अपना दावा करने के बावजूद कि हमारी बहुत स्वतंत्र सरकार है, कोई बेईमानी नहीं है, इनकी कोई भी नौकरी का जो भी इन्होंने अभियान चलाया वो बिना सुप्रीम कोर्ट के जो है उसका उसमें नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसमें लगातार बेईमानी का जो है क्या कहते हैं मतलब आरोप लगता रहा। नंबरिंग में बेईमानी, OCR या OMR सीट क्या होती है उसमें बेईमानी, मतलब हर जगह बेईमानी आई। क्योंकि जो सिस्टम है ना वो तो भ्रष्ट है, उसको आप नहीं दूर करेंगे। और फिर जो आपके लोग आए हैं तो सोचते हैं ना कि सरकार अभी बनी है तो पता नहीं आगे सरकार बनेगी कि नहीं, तो लूट सको तो लूट लो। तो सभी पूरे जो है वो समझ लिए लूटने में लगे हैं। इसलिए इनके पास बताने के लिए है क्या? अब आप ये सोचिए कि जब अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की तो अभी 3 दिन पहले ट्वीट पर जो है इनके बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो है वो नलकूपों को 50% पर बिजली दी जाएगी, गांव के में 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी जो घरेलू कनेक्शन है, और शहरी लोगों को जो 6 रुपए यूनिट दे रहे थे अब क्या तो अब 3 रुपए यूनिट लेंगे। तो अभी 5 साल तो आपने बिजली में इतना लूटा। मैं फिर ज्यादा बात नहीं कहता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अखिलेश की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई सरकार हो, वो सारी इंडस्ट्रियल और घरेलू बिजली मुफ्त में कर दे तो GDP बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजली मुफ्त में कर देगी तो उत्पादन बढ़ेगा, बिजली मुफ्त में कर देगी तो बिजली के सामानों की खरीदारी बढ़ेगी, बिजली के सामानों की खरीदारी बढ़ेगी तो जो जिस यूनिट में वो सामान बनते हैं वहां प्रोडक्शन बढ़ेगा। खाली ये बिजली की वजह से समझ लीजिए कि सब मार खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंस्पेक्टर, उसके ऊपर जो है उनके अधिकारी पैसा वसूली के लिए रेड और तमाम तरह से उत्पीड़न जो है बिजली जो है उसका कारण बनी है। जब आप दुनिया भर की चीजों को मुफ्त कर रहे हैं तो आप बिजली को क्यों नहीं मुफ्त करते? आप बिजली को मुफ्त करते एक बार टेस्ट केस में 2 साल के लिए देख लीजिए कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है कि नहीं। इंडस्ट्री वाले भी बहुत ज्यादा बिजली चुराते हैं जो आपका क्या कहते हैं उत्पादन करते हैं, क्योंकि इतना बिजली का बिल हो जाता है जो उनकी कास्ट को जो है प्रभावित करने लगता है। तो बाजार में आपका सामान जो है विदेशों के सामान के सामने टिकेगा नहीं, चाइना के सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि कास्ट इफेक्टिव नहीं है आपका सामान। और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर बिजली है, बहुत बड़ा फैक्टर इंस्पेक्टर राज है। तो ये सब चीजें तो कहाँ ये बताएंगे? आप बताइए। आपको चुनाव आ गया तो बिजली सस्ता कर रहे हैं, आप इसके पहले क्यों नहीं सस्ता कर रहे थे? आपका चुनाव गया तो आप 30 नवंबर के बाद आपने मुफ्त राशन बढ़ा दिया। और तो और उत्तर प्रदेश ने भी घोषणा कर दी कि हम भी उतना ही राशन अपनी तरफ से देंगे, आप डबल राशन दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल गरीब है और जो अमीर है उसके बीच का जो मध्य वर्ग है उसको आप, उसमें भी तो सभी लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल क्या कहते हैं मतलब निचले तबके के ही लोग हैं, आपके लोग नहीं है, सभी समाज के लोग नहीं है। तो मध्य वर्ग को आप क्या दे रहे हैं? इस पूरी सरकार में अमीर और गरीब के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो मध्य वर्ग पिस रहा है। ना वो अमीर है ना गरीब है, वो अपनी आने में लगा हुआ है कि किसी प्रकार हमारी होती रहे। तो ये स्थितियां ये किस मुद्दे पे जाएंगे आप बताइए? ये अभी तक जो आपने मुद्दा देखा, अभी तक जो भाषण देखा, वो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, आपका क्या कहते हैं राम मंदिर, आपका ये गाय गोवंश, इसके अलावा क्या है? लव जिहाद, आप बताइए। गाय के मसले पे तो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या हो गई जी। गाय के मसले पे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या होगी। अच्छा, और उस हत्या में वहां का जो बजरंग दल का अध्यक्ष था उसको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया। जी। और ऐसे जज साहब ने रद्द किया जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी लीनियंसी बीजेपी की ओर है, जी। और उन्होंने रद्द कर दिया। और बल्कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दिया कि इस तरह जो सामाजिक समरसता में जो इस तरह के लोग जो बाधा पड़ते हैं इनको जमानत का हक नहीं है। ये है। अच्छा सर, भाजपा सपा पे तो हम लोग ज्यादा बात किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 और प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक बसपा। तो जैसे अखिलेश यादव की तो बहुत रैलियां चल रही है, अभी प्रेस वार्ता भी चल रहा है, उनकी तरफ से क्या एक्टिविटी है? देखिए, उनकी तरफ से एक्टिविटी ये है कि बीएसपी ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर रखा है। बहन मायावती जी की अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई सभा नहीं हुई। ये बोलने से डर रही हैं, ये बहुत ही गार्डेड लैंग्वेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनके बारे में उत्तर प्रदेश में एक आम धारणा बन गई है कि इनको बीजेपी ने बहुत ज्यादा डरा रखा है, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह से। क्यों?
क्योंकि इनका जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ही जो है संदिग्ध है। अब उन्होंने तो कई सौ सीटों पर, 200 कुछ सीटों पर अब तक घोषणा कर दी है सतीश मिश्रा ने, लेकिन मैदान में बीएसपी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। और बीएसपी में जितने भी पुराने लोग थे, मैक्सिमम लोग सब छोड़ के या तो सपा में चले गए या बीजेपी में चले गए, या कुछ कांग्रेस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग चले गए जो बिल्कुल इनके ट्रस्टेड लोग थे। तो ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता किसी को दिख रहा है, अगर इनको वोट मिला तो आप ये समझिए, या कहीं इनके लोग जीते तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में वो चमत्कार के रूप में माना जाएगा। अब बची कांग्रेस। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी की सभाएं अखिलेश यादव की सभाओं जैसी नहीं हो रही। अच्छा, और फिर प्रियंका गांधी ने लड़कियों को बहुत ज्यादा, महिलाओं को प्रेरित कर दिया है, जो उन्होंने कहा है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ। अभी जो उन्होंने सब रखा कि उसमें इतनी भीड़ हुई कि ये भी जो है, जो वोट की राजनीति पर नजर रखते हैं या जो जातिगत समीकरण पर नजर रखते हैं, तो उनके लिए भी ये चुनाव ये देखने की बात होगी कि प्रियंका गांधी का लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का चुनाव में कितना असर होगा। अच्छा, फिर अगर महिलाएं टूट करके उधर गईं तो सवर्ण लड़कियां और महिलाओं की ही संख्या उसमें ज्यादा होगी, ऐसा मेरा मानना है। वो बीजेपी के लिए नुकसान करेगा, क्योंकि बीजेपी एक बात, बीजेपी के साथ इस बार वो मोदी मोदी कहने वाला यूथ उनकी सभाओं में नहीं है। जो मोदी मोदी का जो है वो पॉप सॉन्ग की तरह जो है कोरस गाता था, मोदी मोदी, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप बताएं क्यों? क्योंकि लड़कों को में इतनी बेरोजगारी है। जो 2 करोड़ रोजगार आपने देने का वादा किया था, 2 लाख भी आप नहीं दे पा रहे हैं। और तो जहां आपके पद खाली हैं वहां नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में 40% तक पद रिक्त हैं। फिर जहां नियुक्तियां कर रहे हैं वहां पैसा जो है उसी तरह चल रहा है जैसे पैसे पहले चलता था। तो किस बात के लिए आपको वोट देंगे? जी, अब आप बताइए। नहीं, प्रियंका गांधी ने एक और तुरुप का एक्का फेंका है कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे। जी, ये भी लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का पूर्वाभ्यास था, जो उन्होंने 40% पहले कहा है ना। लेकिन जो 40% महिलाओं को आप टिकट देंगे तो टिकट देना एक बात है, कुल मिला के उन महिलाओं का चेहरा, उन महिलाओं की लोकप्रियता, उन महिलाओं का वो मैदान में दिखाई पड़ना चाहिए ना। तो अभी तो घोषणा नहीं की है। अब मसला ना इलाहाबाद को ले लीजिए। इलाहाबाद में रीना जोशी अगर उनके साथ रहती, वाजपेयी परिवार की बहू उनके साथ रहती, तो ये एक घोषित चेहरा थे। तो वाजपेयी परिवार की बहू तो सपा में चली गई थी, रीता बहुगुणा इस समय भाजपा से एमपी हैं। तो यहाँ महिलाओं के रूप में ऐसा कोई चेहरा प्रयागराज में ही नहीं दिखाई पड़ रहा कि जिसको प्रियंका गांधी टिकट देंगी और उसको जो है उसके चेहरे पर उसको जो है 10% वोट मिलेगा। कांग्रेस का वोट मिले या प्रियंका गांधी की लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का जो वोट मिलेगा वो एक अलग फैक्टर मानते हैं, लेकिन एक अपना भी तो जिसको टिकट मिलता है वोट मिलेगा। पहले का जमाना रहा नहीं कि कांग्रेस घुराऊ कतवारू या जनता पार्टी जब बनी थी 77 में, तो जिसको भी टिकट दिया लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से जीत गया। अब वो वाली स्थिति तो है। इसलिए जो मैदान में चेहरा दिखना चाहिए, वो चेहरा भी तो होना चाहिए आपके पास कि आप टिकट तो देंगी, ठीक है, तो महिलाओं को आपने अपनी ओर आकृष्ट किया, लेकिन क्या केवल महिलाओं के वोट से आप जीत जाएंगी? और वो भी केवल सवर्ण महिलाओं के। उसमें अगर बैकवर्ड और दलित महिलाएं, ओबीसी सब शामिल नहीं होंगी तो, और उन लोगों के सामने अपने अस्तित्व का संकट है, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने उत्पीड़न देखा है। आप अभी कल परसों बात कर रहे थे, जैसे इलाहाबाद में ही जो है आपका क्या कहते हैं बद्री नारायण जी हैं, उन्होंने ओबीसी को कह दिया कि कोई फिट नहीं है। तो इस तरह तो हर जगह है ना, इस तरह तो हर जगह है। थानों पे नियुक्तियां जो है वो अगर ओबीसी आप हैं और गलती से यादव हैं तो आपको नहीं मिल रही हैं। आपको जो है जिला में जगह नहीं मिल रही है। इस तरह तमाम चीजें हैं। घनघोर जातिवाद और जो है सवर्णवाद जो है हावी है। पूरा शिक्षा मंत्रालय देख लीजिए, योगी पर आरोप लगता है कि ठाकुरवाद चला रहे हैं। आप पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय देख लीजिए जो दिनेश शर्मा के पास है। आप यहाँ इलाहाबाद में उच्च शिक्षा निदेशालय में आके देख लीजिए, 1 to 20 में शायद ही कोई छेवका के रूप में कोई आदर्श मिल जाएगा, नहीं तो खाली ब्राह्मण। तो ये वो तो ठाकुरवाद दिखाई पड़ा, ये ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसी तरह है, ठाकुर ब्राह्मण या बनिया। आपको आपके मित्तल, आपके अग्रवाल,
ये अगर कहीं अधिकारी हैं तो वो जो है आपके जो उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी हैं, उनके जो है सर मतलब से वो जो है वो आपका क्या कहते हैं, मतलब समझ लीजिए कि सब जगह जो है वो स्थापित है। इलाहाबाद में तो लगातार कमिश्नर है, गोयल मुकुल और जो है सिंघल आ रहे हैं यहाँ से, और जो है मित्तल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल कहने मीडिया पे डाटा डाला था। कहने का तात्पर्य है कि वहां जितने जातियां हावी हैं, उन जातियों के लोग उसमें अब योगी मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम तो वही मुख्यमंत्री हैं तो कोई लेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कौन से दूध के धुएं हैं कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दूसरों को भी जो है मतलब क्या कहते हैं समायोजित किया है। उन्होंने तो अपने डिपार्टमेंट में अपनी ही जात के लोगों को भर दिया है। तो इसका मतलब जातिवाद का नंगा तांडव चल रहा है। मेरिट सेकेंडरी है, जातिवाद प्राथमिक है। सर अगर रैलियां नहीं होंगी चुनावी, कोरोना का जैसे टाइम है, तो संसाधन और टेक्नोलॉजी में तो भाजपा जो है बहुत भारी पड़ेगी सब पर। और दूसरी बात है कि राजनीति रणनीति और कैंपेन और प्रोपेगेंडा का भी मसला होता है। तो इनके पास तो आईटी सेल बहुत है, पैसे भी बहुत है, अभी सरकार भी है। तो उस स्थिति में कैसे क्या होगा चुनाव? देखिए ये सब तो अभी भी है, जब रैलियां हो रही हैं तो फिर जी रैलियों में उनकी भीड़ क्यों नहीं जुट रही है? केवल जी। प्रधानमंत्री की रैली नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो आपके क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में जो एक महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में नड्डा जी आए, उत्तर प्रदेश में और लोग आए इनके भाजपा के, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, खाली कुर्सियों को और खाली पंडाल को संबोधित करके चले जा रहे हैं, इनकी सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि ये सब लोग जान गए हैं कि जो रैलियां नहीं होंगी और रैलियां अगर चुनाव आयोग रोकेगा तो इसका मतलब है कि इनके में भीड़ नहीं आ रही, तो जो दूसरे में भीड़ आ रही है उसको मत आने दो कि रैलियों को कोरोना के नाम पर रोक करके। इसका एक ये भी तो है। तो पब्लिक उतनी बेवकूफ तो नहीं है। अलावा आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो है ईवीएम नहीं चला, जिसकी की नहीं चलने की उम्मीद है, क्योंकि 341 लोकसभा की सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फंस रखा है, जैसे बंगाल में नहीं चला, बिहार में नहीं चला, अगर उत्तर प्रदेश में नहीं चला तो आप देखिएगा कि इनकी कितनी बुरी गति होने वाली अच्छा। है। ये चलेगा तो भीड़ हो ना हो, वो आप टेक्नोलॉजी को चाहे श्रेय दे दीजिएगा, चाहे आईटी सेल को श्रेय दे दीजिएगा, लेकिन वो खेल जी होगा ईवीएम। और जी नहीं जी। तो ये नहीं, आप जान लीजिए अब की बार इनको जगह जगह से जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। 24 का रिहर्सल हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश 24 में तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा ये अभी से आप नहीं कह सकते, लेकिन 22 के बाद मोदी जी की पोजीशन मेरे हिसाब से तो बहुत जो है वो क्या कहते हैं मतलब खराब होने वाली है। और भाजपा का जो आंतरिक संघर्ष है उसमें अगर हटा भी दिए जाए तो आप ताजुब मत करिए। जी। सर एक हाँ आध उस सवाल और। अखिलेश जी, अखिलेश यादव जो है लगातार ताबड़तोड़ बीजेपी, आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है उनका, और बहुत सारे वादे कर रहे हैं, बहुत सारे वादे। क्या जी जनता उनके वादों पे ट्रस्ट कर रही है? क्या क्या बातचीत है चौक चौराहों पर? देखिए बात वही है ना कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। जब वो अखिलेश जी के अपने वादे पूरे करने लगेंगे तो यही लोग सबसे आगे कूद के जो है लैपटॉप लेंगे, क्योंकि ये काबिल हैं। ये लोग सबसे काबिल है ना, कहते हैं कि मेधा के अनुसार जो है सबसे बड़ा मेधा हमारा ही है, बाकी लोगों का मेधा नहीं है। तो सबसे कूद के आगे भी लेंगे, लेकिन वो बिना डंक मारे छोड़ेंगे भी नहीं। और ये जो पब्लिक में जो धार्मिक बीमारी फैला करके या आस्था का जो प्रश्न बना करके जो लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है। अभी आपने छत्तीसगढ़ का अगर एक वीडियो देखा होगा कि वहां जो है वो लोग कसम दिला रहे हैं कि मुसलमानों से कोई हाँ सामान ही नहीं देंगे। तो हाँ। इसी तरह समझिए कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी थी कार सेवकों पर, और जगह जगह जो संघ के लोग या संघ से संबंधित लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे कार जी सेवा से पहले, उन लोगों को जेल में, ये बात कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं आई लेकिन मैं बता रहा हूँ, जी उन लोगों को जेल में गंगा जल हाथ में दिलवा के कसम दिलाई गई थी कि अगले चुनाव में आपको हिंदू हितों की जो बात करेगा उसको आप वोट देंगे। जी। तो जो लोग गंगा जल की कसम हिंदू खा के आता है जेल में से, और वो भी चाहे दलित ही क्यों ना हो, अगर वो आस्थावान है और गंगा जल हाथ में लेके कसम खा लेता है, तो अब आप समझिए कि कम से कम एक चुनाव में तो जो है वो उस कसम का पालन करता ही है। हम्म।
ये लोग इस तरह जो है इन्होंने आस्था का जो सब इन्होंने व्यापार फैला रखा है, आस्था का जो इन्होंने घर घर में घुस के फैला रखा है। तो फिर पंडित जी आपके यहाँ कथा कहने आए, कौन हिंदू है जो सत्यनारायण का कथा नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मोक्ष इसे प्राप्त होगा। तो पंडित जी कथा सुनने आए तो कहीं अरे क्या बताएं जजमान, ये तो ऐसी जो है हिरौटी सरकार आ गई है, या ये तो ऐसी जो है शेड्यूल कास्ट सरकार आ गई है जिसको जो है फलाना है तो ढिमाका है। अब 2 लाइन फूंक दिया से बता रहे। अब जिसके घर में हो रहा है उसका तो लाइक माइंडेड लोग ही आए हैं। तीसरी बात, जो लोग भी कुर्सियों पर हैं, जो लोग भी चाहे जिस कम्युनिटी के हों, जब उनका जो है मामला आ जाता है सामने तो अब मनमानी करने लगते हैं, और मनमानी करते हैं वो भुगतता है जो है लीडरशिप। आपसे बता रहे चाहे बीजेपी की लीडरशिप क्यों नहीं इसमें हो, ये जो मनमानी इनके कार्यकर्ता है, इनके नेता छुटभइये जो लोअर लेवल पर कर रहे हैं, थाने में कर रहे हैं, जो इनके एमएलए भ्रष्ट दरोगाओं की पोस्टिंग करा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग करा रहे हैं, तो वो पोस्टिंग करा के अपनी गोटी सीधी करते हैं। लेकिन उनकी गोटी सीधी करने में गोटी तो उलट जाती है सरकार की। सरकार के पास से नहीं बनता, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उस हिसाब से जो है मतलब बदलने लगता है कि अरे ये आ गए तो नागनाथ गए तो सांपनाथ आ गए, सांपनाथ गए तो कोबरानाथ आ गए। तो बात ये है ना, सवाल तो ये है कि व्यवस्था में तो कुर्सी कुर्सी है, उसमें जिस जाति का बैठ जाएगा वो लोग जाति करने लगेंगे। आपसे बता रहे, अब वो जाति करने लगेंगे तो दूसरे की आंख में गड़ने लगेगा, आप समझ लीजिए। और बाकी एक कौम ऐसी है जो लगातार इस बात के लिए बैठी है कि आप जाति करें या आप गड़बड़ी करें तो तुरंत आपके ऊपर जो है वो चढ़ बैठे, क्योंकि उसका जो है जो प्रचार करने का तरीका जो है वो उसका मुकाबला नहीं है। उसका प्रचार करने का तरीका आस्था की चाशनी में घुसा के है, और आस्था की चाशनी में जब घुसा के प्रचार होगा तो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, आप बता वो उससे प्रभावित होगा ही। पंजाब आंदोलन देखिए कि गुरुद्वारे से जो है वो क्या कहते हैं संचालित होने लगा था उग्रवाद। तो ये इसको क्या कहेंगे आप बता, धर्म का घाव जाएगा तो वो फिर जो अभी अभी मान लीजिए अखिलेश की कुर्सी आई, अखिलेश शाह जितना ब्राह्मणों को जो है वो क्या कहते हैं वो करें, लेकिन ब्राह्मण तो उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। तो नैसर्गिक शत्रु हैं तो उसके बाद पता चला कि वो विश्व कैंपेन चलाएंगे उनके खिलाफ। उनको अगर यादव को छींक आ जाए तो उसको चला देंगे कि डिम्पल यादव को छींक इसलिए आ गई कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार का रुपया सूंघ लिया था, लेकिन ये भ्रष्टाचार का रुपया सूंघ लिया तो इनको कुछ नहीं होगा। आपसे बता रहे हैं। तो सर इस बार कल मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, एक मुस्लिम धर्म संसद भी हुआ, तो जो हिंदू धर्म संसद जो हरिद्वार में और रायपुर में हुआ था उसका टोन कुछ और था, और कल जो मुस्लिम धर्म संसद हुआ है उसका टोन एकदम उलट करके है, ऐसा हमने सुना देखा। यही मुसलमान बहुत ही सावधानी से अपनी बुद्धिमानी दिखा रहा है। नहीं, ये देखिए अगर बुद्धिमानी मुसलमान इस बार न दिखाते जी तो आप समझिए कि गुजरात की तरह कत्लेआम उत्तर प्रदेश में भी होता है या और स्टेट्स में भी होता है। इस बार प्रैक्टिकल ये है कि उनको जिसने भी समझाया हो, उनकी लीडरशिप ने समझाया हो, उनको स्वयं समझ में आया हो, लेकिन उनको स्वयं समझ में जरा कम आता है, समझाने वाले समझाए होंगे उनकी लोगों के, तभी उनको समझ में आया कि इनके तमाम उत्तेजक कारनामों के बावजूद वो जरा भी उत्तेजित नहीं हुए। नहीं, अगर वो उत्तेजित होते तो फिर तो दंगे की आग में कोई बचा ही नहीं सकता था। क्यों? उग्र होके हमला करते तो रिटेलिएशन जो है जरूर होता, और रिटेलिएशन होता तो होता 12 सालों को। और फिर जो है वो अल्पमत कैसे जीतेगा आप बताइए। तात्कालिक रूप से हल करने के नाम पर भले जीत जाए, लेकिन फिर बहुमत तो बहुमत है। तो इसलिए इस बात बहुत टैक्टिकली अपने को संयमित रखा, और किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई में यहाँ तक कि ओवैसी जगह जगह भाषण दे गए, लेकिन उनके भाषण का कोई असर नहीं हुआ। 2-4% मुसलमानों पर हो गया हो, मैं नहीं कर सकता। वो तो 25-30% लोग हर कम्युनिटी के हमेशा फ्लोटिंग होते हैं जी, लेकिन जो है लार्ज है वो लोग उत्तेजित नहीं हुए इस बार, इनके सब उत्तेजना के बावजूद। तो इस बार गौ माता वोट नहीं दिला रही है, मिला जुला के यही है। माता दिला रही ना, मंदिर दिला रहा, चाहे मंदिर ही है मान लीजिए, उसमें तमाम भ्रष्टाचार के जो है आरोप लग रहे हैं। अभी तो आरोप लगा कि आगे खड़ा करके 21 बीघे जमीन उसको खरीदवा दी दलित को। अब दलित एक कमरे के मकान में रह रहा है, 21 बीघा जमीन कहां से खरीदेगा? अब लूप होल देखिए अयोध्या में, और उस जमीन को फिर जो है वो मानस ट्रस्ट ने जो है खरीद लिया उससे, खरीद भी लिया, वो बेच भी दिया, उसको बीच में कुछ कमीशन मिला होगा।
और उस जमीन को ये तब जो है किसी ने शिकायत की, किसी ने आरटीआई से मांगा, तो अभी राजस्व अदालत ने उसको कैंसिल किया, योगी को जांच का आदेश देना पड़ा। तो सवाल इस बात का है कि टूल्स बनने के लिए जब सभी तैयार हैं, जरा से लालच में, तो आप क्या कहेंगे इसको, आप बताइए। कांग्रेस के समय कहा जाता साड़ी बट रही है तो टिकली बट रही है तो पैसा बट रहा है, हैं? अभी तो आप समझ लीजिए कि कम्युनिटी के हिसाब से चुनाव के पहले से ही जो संभावित कैंडिडेट है वो एरिया वाइज दावत देने लगते हैं। यहाँ से कच्ची पक्की दारू का इंतजाम होता है, जहाँ मटन है वहां मटन का इंतजाम होता है, जहाँ आपका क्या कहते हैं पोर्क है वहां पोर्क का इंतजाम होता है, और जो है मतलब समझिए लगातार इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, उसके आधार पर बोर्ड फिक्स होता रहता है। तो क्या करेंगे इसको, आप बताइए। तंत्र तो है नहीं। जब पढ़े लिखे लोग पैसे से जो है बिक करके वोट देने लगते हैं तो बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे। बाकी को तो लगता है तो एक बार मौका मिला तो जो मिलता है खा लो, नहीं जो जीतेगा वो वही करेगा। चौक चौराहा के गपशप में, मतलब आपको तो एकदम जमीनी पता रहता है, गपशप में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, बहुत आगे। आगे नहीं, बहुत। और आपने अगर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी भी देखी हो तो आपको उनके जो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस है जी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह के घटिया आरोप लोग उनके ऊपर मतलब लगा रहे हैं, जैसे बीजेपी लगा रही है, किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस तरह क्या अखिलेश ने उस तरह का आरोप क्या जो है वो बीजेपी के लोगों पर लगाया। अगर अखिलेश आरोप भी लगा रहे हैं तो शालीनता के साथ लगा रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से जो है चलता है कि हम आ रहे हैं, आए ना आए ये तो चुनाव में जी। चलिए शुक्रिया सर, और फिर अगले हफ्ते जो है आपका समय लेंगे। हर हफ्ते उत्तर प्रदेश का मिजाज वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब की नजर से, ये मिजाज आपको हर समय बताते रहेंगे। ये है कि मिला जुला के जेपी सिंह साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अभी विपक्षी पार्टियों में अखिलेश यादव ज्यादा ताकतवर है। चौक चौराहा के गपशप में वे बाजी मार ले गए। फिलहाल यह टेम्पो बना के रखना पड़ेगा पूरे चुनाव तक, तब जाके बात कुछ बनती नजर आएगी, ऐसा लगता है हमें। ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। दोस्तों ये थे जेपी सिंह साहब, विपाक एकदम कड़क अंदाज में बहुत दबंगई के तरीके से अपने विचार रखते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग को तो स्पेशली ये सुनना चाहिए कि इस तरह की चर्चा आपको टेलीविजन चैनल में नहीं मिलेगी। वहां सब प्रायोजित होता है, यहाँ कुछ भी प्रायोजित नहीं है। ये अपना मीडिया, असली मीडिया। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया।